हमने अभी तक कुछ लर्निंग एल्गोरिथम्स भी पढ़ लिए हैं और ये भी देख लिया कि उनकी परफॉर्मेंस किस तरह से मेजर की जा सकती है। उस परफॉर्मेंस को मेजर करके हम किसी सेट ऑफ एल्गोरिथम्स को या सेट ऑफ हाइपोथेसिस को कैसे कंपेयर कर सकते हैं। आज हम जरा देखेंगे कि एक मशीन लर्निंग सिस्टम डिज़ाइन करते हुए क्या गाइडलाइंस फॉलो कर लेनी चाहिए। इस सिलसिले में आगे बात करने से पहले ज़रा सा रिकैप कर लेते हैं कि पिछली मरतबा हमने क्या देखा था। पिछली मरतबा हमने कुछ एरर मैट्रिक्स देखे थे। हमने देखा ये था कि कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बनाया जा सकता है बेस्ड ऑन द आउटपुट ऑफ आवर क्लासीफायर। हमारा क्लासीफायर अगर कुछ चीज़ें हमें बता दे कि किस चीज़ को, किस इंस्टेंस को क्लासीफायर ने पॉजिटिव लेबल किया है, किसको नेगेटिव लेबल किया है, तो हम अपने ग्राउंड ट्रूथ को इस्तेमाल करते हुए और क्लासीफायर के आउटपुट को इस्तेमाल करते हुए एक कन्फ्यूजन मैट्रिक्स ड्रॉ कर सकते हैं। और उस कन्फ्यूजन मैट्रिक्स की सेल्स को फिल करने के बाद हम वहाँ से कुछ मैट्रिक्स, कुछ परफॉर्मेंस मैट्रिक्स या एरर मैट्रिक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, जिनमें एक्यूरेसी भी थी, मिसक्लासिफिकेशन रेट भी था, ट्रू पॉजिटिव रेट, ट्रू नेगेटिव रेट एंड सो ऑन। देयर वर मेनी मैट्रिक्स दैट वी डिस्कस्ड। फिर हमने ये भी देखा था कि अगर डेटा स्क्यूड हो, यानी अगर किसी एक क्लास की डिस्ट्रीब्यूशन दूसरी निस्बत बहुत मुख्तलिफ हो, बहुत ज़्यादा हो एक की डिस्ट्रीब्यूशन, एक के नंबर ऑफ इंस्टेंसेस और दूसरे के बहुत कम हो नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ट्रेनिंग डेटा में, तो उस केस में हमें कौन से मैट्रिक्स फोकस करने पड़ते हैं। वह हमें पता ही चला था कि प्रिसीजन एंड रिकॉल को आमतौर पर फोकस किया जाता है ऐसे मौके पर। और फिर इन्हीं दो मैट्रिक्स को इस्तेमाल करते हुए हम अपने क्लासीफायर की जो डिसीजन है उसको भी बदल सकते हैं। हम उसकी थ्रेशोल्डिंग चेंज कर सकते हैं, टाइटर थ्रेशोल्ड रख के हम हाई प्रिसीजन अचीव कर सकते हैं, और थोड़ा सा लूज एंड पर अगर हम अपनी थ्रेशोल्ड रखेंगे तो अपनी डिसीजन बाउंड्री ज़रा से लूज एंड पर रखेंगे अपने डिसीजन को, तो हम ज़रा हाई रिकॉल अचीव कर सकते हैं। लेकिन हाई रिकॉल अचीव करने पे हमें कुछ कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। वो क्या कॉस्ट होगी, हम ऐसे चीज़ों को भी पॉजिटिव कह रहे होंगे जो पॉजिटिव नहीं है, और हाई प्रिसीजन अचीव करते हुए हम ऐसी पॉजिटिव क्लासेस को मिस कर देंगे, सॉरी ऐसे इंस्टेंसेस को मिस कर देंगे जो पॉजिटिव क्लास से बिलोंग करते हैं मगर हमने उनको नेगेटिव के तौर पर लेबल कर दिया या क्लासीफाई कर दिया। तो यहाँ पर हमने ट्रेड ऑफ बिटवीन प्रिसीजन एंड रिकॉल देखा था, जिसके बदले हमारे क्लासीफायर का डिसीजन भी बदल सकता है। फिर हमने देखा ये था कि ये तो दो मैट्रिक्स अलग अलग हैं, हमें तो सिंगल मैट्रिक चाहिए था, यानी एक ऐसा मैट्रिक जो रियल वैल्यूड मैट्रिक हो और वो परफॉर्मेंस या एरर के बारे में बता रहा हो। तो फिर हमने देखा ये था कि वी कैन कंबाइन प्रिसीजन एंड रिकॉल, और एफ स्कोर नाम का एक मैट्रिक हमने लास्ट टाइम देखा था कि वो इस्तेमाल किया जा सकता है टू कंपेयर परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट हाइपोथेसिस या कंपेयर परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट एल्गोरिथम्स। अब हमें अगर कोई भी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम इस्तेमाल करना है, हम इसका मतलब है कोई ना कोई प्रॉब्लम एट हैंड सॉल्व करने जा रहे हैं थ्रू मशीन लर्निंग। यहाँ हमें नज़र आ रही है एक अप्रोच जो इस्तेमाल करनी चाहिए, जो कि रिकमेंडेड अप्रोच है। हम ये अगर अप्रोच फॉलो करेंगे तो हम बहुत जल्द अपने लर्निंग प्रॉब्लम, अपनी उस मशीन लर्निंग प्रॉब्लम से ऐसा कहना चाहिए कि हम उससे बड़ा अच्छी तरह अवेयर हो सकते हैं और उसके अंदर उस प्रॉब्लम से रिलेटेड हमारी अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव हो सकती है। बहुत कम टाइम लगाना चाहिए ऐसे मौके पर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स डिज़ाइन करते हुए बहुत कम टाइम लगाना चाहिए पहले उसके कॉम्प्लेक्स मॉडल को डिज़ाइन करने में। इसकी बजाय होना ये चाहिए कि जो भी सिंपल एल्गोरिथम जहन में आ रहा है या जो भी सिंपल एल्गोरिथम हमने पढ़ा हुआ है, कि चाहे बिल्कुल सादा प्रोबेबिलिटीज़ के ऊपर, काउंट ऑफ इंस्टेंसेस के ऊपर, नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्लासेस इन द ट्रेनिंग डेटा के ऊपर, चाहे सिंपल सी से डिसीजन मेकिंग कर रहा हो। मिसाल के तौर पर वो एल्गोरिथम यही कह दे कि अच्छा अगर ट्रेनिंग डेटा में इस पर्टिकुलर सेट ऑफ वैल्यूज़ के साथ, सेट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के साथ अगर ज़्यादा मरतबा पॉजिटिव क्लास आई है तो मैं आइंदा भी इन सेट ऑफ वैल्यूज़ पर मैं सेट ऑफ वैल्यूज़ पर पॉजिटिव क्लासिफिकेशन का मैसेज दे दिया करूँगा या डिसीजन दे दिया करूँगा। यानी सिंपल काउंट ऑफ वैल्यूज़, काउंट ऑफ पॉजिटिव या नेगेटिव क्लासेस की बेस पर अगर बहुत ही सिंपल सा एल्गोरिथम हमें मिल जाता है, तब भी मुझे उससे शुरू करना चाहिए और उसको इम्प्लीमेंट कर लेना चाहिए जल्द से जल्द। यानी कहना क्या चाह रहे हैं, कहना ये चाह रहे हैं कि जैसे एक मशीन लर्निंग प्रॉब्लम अपने पास आया है, सॉल्व होने के लिए हमारे पास आया है, तो हमें क्या करना है, ज़रा सा समझना है कि इसमें क्या फीचर्स हैं, किस तरह का डेटा है, कौन से एल्गोरिथम्स
पॉसिबली लग सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल टेक्सचुअल डेटा है तो उस पर वो एल्गोरिदम्स नहीं लग सकेंगे जो टेक्सचुअल डेटा पर काम नहीं करते, जिनको न्यूमेरिक डेटा चाहिए होता है। अगर कोई रियल वैल्यूड इंफॉर्मेशन है हमारे पास डेटा में, तो हम ऐसे एल्गोरिदम्स नहीं लगाएंगे जो कि कैटेगोरिकल एट्रीब्यूट्स चाह रहे होते हैं, एंड सो ऑन। इस तरह की चीज़ें समझने के बाद जो भी एप्लीकेबल सिंपलर एल्गोरिदम है उसको इस्तेमाल करना चाहिए, उसको इम्प्लीमेंट कर लेना चाहिए। उसको इम्प्लीमेंट करके उसकी परफॉर्मेंस क्रॉस वैलिडेशन डेटा पर चेक कर लेनी चाहिए। उस समय क्या पता चलेगा? उस समय पता ही चलेगा कि ये डेटा लर्निंग इससे हो भी सकती है या नहीं हो सकती है। क्रॉस वैलिडेशन एरर ज़रा सा बढ़ेगा, उससे हम कोई चीज़ इन्फर कर सकते हैं, ज़रा सा कम रहेगा, उससे हम कोई चीज़ इन्फर कर सकते हैं। हमने असल में इससे पहले देख लिया है कि ऐसे जब हम कोई एल्गोरिदम इम्प्लीमेंट कर लें तो फिर हम किस तरह से देख सकते हैं कि एल्गोरिदम किन किन मसाइल से दो चार है या किन इश्यूज़ को फेस कर रहा है। मतलब हमने देखा था कि वो कैन प्लॉट लर्निंग कर्व्स, जिसमें हमने कहा था कि ट्रेनिंग एरर भी प्लॉट कर लेना चाहिए और टेस्ट एरर भी प्लॉट कर लेना चाहिए। हमें याद है कि अगर ट्रेनिंग एरर और टेस्ट एरर दोनों बहुत हाई हों और दोनों एक दूसरे के करीब करीब हों तो एल्गोरिदम शायद बायस से सफ़र कर रहा होगा। और एल्गोरिदम अगर बायस से सफ़र कर रहा हो तो हमने ये भी देखा था कि हम किस तरह से उस एल्गोरिदम की इस लिमिटेशन को कवर कर सकते हैं। फिर ये भी हमने देखा था कि अगर ट्रेनिंग एरर और क्रॉस वैलिडेशन एरर में काफ़ी फ़र्क आ रहा है और ट्रेनिंग एरर काफ़ी कम है एंड लेकिन जो क्रॉस वैलिडेशन एरर है वो शायद ज़रा ज़्यादा है, इनमें गैप काफ़ी है, इनमें फ़र्क काफ़ी है, तो हम कह रहे थे कि शायद हमारा एल्गोरिदम इस वक्त वेरिएंस से सफ़र कर रहा है। और वेरिएंस से सफ़र करने के लिए भी हमने देखा था कि क्या हल है वेरिएंस को मतलब अवॉइड करने का, वेरिएंस को ओवरकम करने का। मतलब वी शुड मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर द एल्गोरिदम टू रिमेंबर या मेमोराइज ईच एंड एवरी एग्जांपल। यानी हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि हम नंबर ऑफ़ एग्जांपल्स अगर बहुत ज़्यादा कर देंगे तो शायद हमारे एल्गोरिदम के लिए हर एग्जांपल को मेमोराइज करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये हमने एक रेमेडी देखी थी अपने इस इशू की, जिस इशू को हम अभी कह रहे हैं कि ये हाई वेरिएंस का इशू है। बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह की लर्निंग कर्व्स प्लॉट करके इसका मतलब है हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें डेटा ज़्यादा कलेक्ट करना है या एक्स्ट्रा फीचर्स इस्तेमाल करने से या मज़ीद फीचर्स इस्तेमाल करने से हम अपने एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर सकते हैं। तो स्टेप 1, start implementing things, and step 2, use learning curves to understand what is going wrong. तीसरी चीज़ जो हम कर सकते हैं वो एरर एनालिसिस है, जो हमें करनी चाहिए। हम एल्गोरिदम को, ज़ाहिर बात है, एरर एनालिसिस क्या चीज़ है? एरर एनालिसिस एक चीज़ है जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी एरर एनालिसिस से मुराद है कि हम जब एल्गोरिदम ने हमें कुछ आउटपुट्स दे दी उसके बाद हम जाएं, हम एज एन एक्सपर्ट, एज ह्यूमन एक्सपर्ट, हम समझना चाह रहे हैं कि एल्गोरिदम कैसे काम कर रहा है और हमारा डेटा किस तरह का है, हमारे डेटा पर एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस कहाँ कहाँ पर ख़राब आ रही है, हम ये देखना चाह रहे हैं। तो हम एग्जांपल्स को मैनुअली जाकर देखना शुरू करेंगे और वहाँ जाकर हम चेक ये करेंगे कि क्रॉस वैलिडेशन सेट में से किस किस एग्जांपल को हमारे एल्गोरिदम ने गलत क्लासीफाई किया है। यानी इन अदर वर्ड्स हम देखना चाह रहे हैं कि हमारा एल्गोरिदम कहाँ कहाँ पर एरर्स करता है, और अगर वहाँ पे वो जो एरर्स हो रहे हैं उनमें कोई पैटर्न नज़र आ जाए तो हम अपने एल्गोरिदम में कुछ चेंजेस कर सकते हैं। अपने एल्गोरिदम में हम फॉर एग्जांपल वो फीचर्स कलेक्ट करते हुए या फीचर्स की अंडरस्टैंडिंग के टाइम पे चेंजेस कर सकते हैं। हम इस तरह की कुछ नई चीज़ें सोच सकते हैं कि अच्छा, इस एरर को, जो एरर सिस्टमैटिक एरर हमारा एल्गोरिदम कर रहा है, उसको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई स्पीच रिकग्निशन सिस्टम है जिसने रनिंग स्पीच में से, या चाहे ऑफलाइन ही सही, स्पीच में से उसने रिकग्नाइज करना है कि जी इस वक्त स्पीकर क्या बोल रहा है, उसने एम कहा या एन कहा, उसने बी डी टी में से क्या अल्फ़ाबेट बोला है, 50 या 15 बोला, इन दोनों में से किसी जुमले के अंदर। तो इस तरह के करने के काम है मिसाल के तौर पे हमारे सिस्टम के, स्पीच रिकग्निशन सिस्टम के। तो हमें पता ही चलता है सपोज क्रॉस वैलिडेशन सेट में जाके, या जो यहाँ पे एरर एनालिसिस कह रहा है वही कह रहा है कि क्रॉस वैलिडेशन सेट में जाकर देखें कि एल्गोरिदम्स किस तरह के एरर्स कर रहे हैं, तो समझ ही आती है कि एल्गोरिदम जो है वो एम एंड एन को कंफ्यूज कर रहा है। जब भी हमारा कोई स्पीकर एम कहता है या एन कहता है तो क्लियर नहीं होता हमारे एल्गोरिदम के लिए, वो अक्सर इन दोनों को गलत क्लासीफाई कर रहा है।
बिल्कुल ऐसे ही बी डी टी को बहुत ज़्यादा मिस क्लासीफाई कर रहा है हमारा एल्गोरिदम, और 50 को भी बाज़ जगहों पर उसने मिस क्लासीफाई किया है। तो इस तरह की चीज़ कहलाती है एरर एनालिसिस। इसमें हमने अपने एल्गोरिदम को चलने दिया, और चलने के बाद हमने क्या किया, हमने एल्गोरिदम से कहा कि अब आप अब हमने एल्गोरिदम की जो क्रॉस वैलिडेशन उसके ऊपर चलाई, और जाके क्रॉस वैलिडेशन सेट के अंदर एग्जांपल्स को देखा और देखा कि एल्गोरिदम कहाँ कहाँ पर। इस चीज़ को मज़ीद बेहतर समझने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। मसलन हमारा काम है कि हमने एक सेट ऑफ ईमेल्स में से ये क्लासिफाई करना है कि कौन सी ईमेल्स इसमें से स्पैम ईमेल्स थी और कौन सी स्पैम नहीं थी। ये हमारे हमारे पास काम है करने का। हमने एक एल्गोरिथम किसी तरह से बना लिया जो कि ईमेल्स को लेबल करता है स्पैम या नॉट स्पैम। अब हम इसको वैलिडेट करने आ रहे हैं क्रॉस वैलिडेशन सेट में। सपोज 500 हमारे पास एग्जांपल्स हैं। अब एरर एनालिसिस ये कहता है कि हम जाएं और इन 500 एग्जांपल्स को मैन्युअली देखें कि इसमें एल्गोरिथम किस किस्म की गलतियां कर रहा है। अब एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे एल्गोरिथम ने 500 में से 100 ईमेल्स को गलत क्लासीफाई किया, यानी हो सकता है वो स्पैम ना हो और उसको स्पैम कह दिए, और हो सकता है वो स्पैम हो और उसने उनको स्पैम नहीं कहा। तो वो 100 ईमेल्स उसने मिस क्लासीफाई कर दिए हैं, जो कि अब ये समझ लेते हैं कि वो स्पैम थी ज़्यादातर, और उसमें से कुछ उसने ज़्यादातर उसने नॉट स्पैम कह दिए। तो मैनुअली अगर हम एग्जामिन करेंगे अपने इन 100 एरर्स को, तो फिर हम क्या करेंगे, हम अपने एल्गोरिथम के बारे में अपना नॉलेज इंप्रूव करेंगे, और फिर हम अपने एल्गोरिथम को बेहतर डिज़ाइन कर सकते हैं, उस एल्गोरिथम को इम्प्रूव कर सकते हैं। मसलन मैं एक एक ईमेल करके देखूंगा, मैं चेक करूंगा कि ये ईमेल किस किस तरह की है। हो सकता है कुछ ईमेल ऐसी हो जो मुझे कुछ सेल करना चाह रही हूँ, कुछ बेचना चाह रही हूँ, या मार्केटिंग कर रही हूँ। इस तरह की ईमेल्स हो सकती हैं। कुछ और ईमेल्स हो सकती हैं जो शायद जिसमें काफ़ी सारे लिंक्स अवेलेबल हैं, और वो क्या कोशिश कर रही हैं, वो कोशिश कर रही है कि मैं उन लिंक्स पर क्लिक करूँ और किसी तरह से मेरी कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो अपने पास रिकॉर्ड कर सकें। फिशिंग टाइप की ईमेल्स भी होती हैं इस तरह की। अब कुछ ईमेल्स ऐसी हो सकती हैं जो मुझे किसी तरह से इंगेज करने की कोशिश कर रही हैं किसी फाइनेंशियल एक्टिविटी के अंदर, कि जी मैं अपना अकाउंट नंबर उनको दूं, वो उस अकाउंट नंबर को इस्तेमाल करना चाहें कहीं पे तो वो इस्तेमाल कर सकें। बट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईमेल्स हो सकती हैं इन एरर्स के अंदर से। कुछ ईमेल्स हो सकती हैं बिकॉज मेरा एकेडमिया से ताल्लुक़ है, तो मुझे ईमेल्स आ रही हैं, बहुत सारी आती हैं, जो कहती हैं कि आप अपना पेपर फ़लाँ जर्नल में भेजें, आप अपना पेपर फ़लाँ कॉन्फ्रेंस में जमा करवाएं, और इन कॉन्फ्रेंसेस और जर्नल्स की कोई ना कोई फ़ीस होती है पेपर सबमिट करवाने की। तो वहाँ से वो अपना रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो मैंने सपोज़ ये एरर्स जब पढ़े तो मुझे पता ही चला कि मेरे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईमेल्स हैं। मैंने अब हर ईमेल के ऊपर एक लेबल अपने पास मैन्युअली लगा लिया कि ये किस टाइप की ईमेल है। ये ईमेल मुझे कोई चीज़ सेल करना चाह रही है। दूसरी टाइप की ईमेल मुझे किसी जर्नल में पब्लिश करने की, जर्नल या कॉन्फ्रेंस में पब्लिश करने के लिए इनवाइट दे रही है, जो कि पेड जर्नल्स हैं या पेड कॉन्फ्रेंसेस हैं। कुछ ईमेल्स हैं जिसमें ज़्यादातर सिर्फ लिंक्स अवेलेबल हैं, और मुझे वो लिंक्स क्लिक करने का कहा जा रहा है कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे दें, या एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बिल्कुल ऐसे ही अब मैं सोचता हूँ कि अच्छा ईमेल्स मेरी किस किस तरह की हैं। मैं देखूँगा मेरे एल्गोरिथम ने कहाँ कहाँ पर एरर किए हुए हैं इन ईमेल्स में से। तो जो मैंने भी नाम लिया, सपोज ये मैंने लिख दिया इधर के जी कुछ ईमेल्स ऐसी हैं जो मुझे वेब होस्टिंग या क्लाउड स्टोरेज जो है वो सेल करने के लिए आ रही हैं। उसमें कहा जा रहा है कि आप इतने पैसों में ये चीज़ खरीद लें, इतने अरसे में आप इसको इस्तेमाल कर लें, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। फिर फेक जर्नल्स एंड कॉन्फ्रेंसेज हैं। फिर कुछ ईमेल स्टील, दे वांट टू स्टील माय पासवर्ड और अदर इंफॉर्मेशन। कुछ ईमेल्स हैं जिनको मैं क्लासीफाई नहीं कर पा रहा, इन तीनों में से किसी कैटेगरी में, उनको मैंने अदर कह दिया। अब एक इनिशियल एनालिसिस ऑफ दीज ईमेल्स टेल्स मी कि मेरे पास ये काउंट निकल आया है। फॉर एग्जांपल वेब होस्टिंग की, क्लाउड स्टोरेज की ईमेल्स 5 हैं जो कि मिस क्लासीफाई हुई हैं। इसका मतलब है कि मेरा एल्गोरिथम इस तरह की ईमेल्स को बड़ा अच्छा पकड़ रहा है, और मैं शायद एल्गोरिथम डिज़ाइन करते हुए मैंने अपने एल्गोरिथम को काफ़ी कुछ बताया था इस तरह की ईमेल्स के बारे में। ये मुमकिन है क्योंकि मैं ज़्यादा इन ईमेल से तंग हूँ, तो मैंने ये चीज़ें बता दी सपोज। फिर मेरे पास इन एरर के अंदर कुछ ईमेल्स आ रही हैं जो फेक जर्नल्स या कॉन्फ्रेंसेस की ईमेल्स हैं। अब ये इसका काउंट अगर आप देखें सबसे ज़्यादा है इन सब में। बाकी सब के काउंट्स इतने ज़्यादा नहीं है जितना इस 55 का ज़्यादा है। 25 वाला काउंट भी अदर्स है, इसमें काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं, तो ये एक जैसी ईमेल्स तो नहीं लग रही। तो ये 55 इज़ द नंबर जो इंडिकेट करेगा कि मेरा एल्गोरिथम शायद जो ज़्यादा एरर कर रहा है वो इस तरह की ईमेल्स पे कर रहा है, फेक जर्नल्स एंड कॉन्फ्रेंसेस।
तो ये डिटेक्ट करना अभी मेरे एल्गोरिथम के लिए मुश्किल है। तो अब मुझे सोचना ही पड़ेगा कि मैं क्या करूं कि मैं इन फेक कॉन्फ्रेंस जनरल वाली ईमेल्स को भी सही तरह से पकड़ सकूं, क्योंकि ये ईमेल्स ना तो लिंक्स इस्तेमाल कर रही हैं, इनकी फॉर्मेटिंग भी बड़ी अच्छी है, इनके अंदर मुझे मेरे नाम से बुलाया जा रहा होता है, मेरे लास्ट नेम के साथ। तो शायद इस तरह की ईमेल्स अभी मेरा एकदम पकड़ नहीं पा रहा। अब मुझे सोचना ही पड़ेगा कि मैंने ये इसके फीचर्स कैसे लेने हैं। फेक जनरल वाली ईमेल में किसे कहा करूँगा, तो ये फीचर मुझे अब समझने पड़ेंगे। इसका मतलब मैं अब ज़रा लर्निंग अपनी भी करूँगा, पहले मैं ह्यूमन एक्सपर्ट बनूंगा इसके बारे में, उसके बाद मैं अपने एल्गोरिथम को बता सकता हूँ कि क्या करना है उसमें। फिर जो सेकंड पॉइंट है कि व्हाट क्यूज और फीचर्स यू थिंक वुड हैव हेल्प द एल्गोरिथम क्लासिफाई दीज ईमेल्स करेक्टली। तो मसलन ये यहाँ पे मैं बिल्कुल जनरल सी बात लिख रहा हूँ इस वक्त कि जैसे कुछ ईमेल्स हो सकती हैं जो मिस स्पेल करती हैं अल्फाज को, मेडिसन, मॉर्गेज। कुछ ईमेल्स अनयूजुअल राउटिंग के जरिए आ रही हैं, कुछ ईमेल्स डॉलर या करेंसी का सिंबल इस्तेमाल कर रही हैं। ये डॉलर या करेंसी का सिंबल अक्सर औकात इन फेक जनरल वाली ईमेल्स के अंदर आ रहा है। वो हो क्या रहा है, ये वो ईमेल्स हैं जो कहती हैं कि आपको कॉन्फ्रेंस में पेपर भेजना है, इस कॉन्फ्रेंस की रजिस्ट्रेशन फ़ी इतनी है, वो डॉलर्स में आ रही होती है। फेक जर्नल भी कहता है कि जी हम आपको कह रहे हैं आप इस जर्नल में भेजें, हमारे जर्नल की फ़ीस सिर्फ और सिर्फ $50 है। तो अक्सर औकात ये हमें सिंपल नज़र आ रहा होता है इस तरह की ईमेल्स के अंदर। तो मैं सोच सकता हूँ कि कुछ एरर मेरा स्टीलिंग पासवर्ड वाली इमेज में आ रहा था, तो वो शायद इस तरह के मिस स्पेलिंग कर रही थी। वो मुझे मुख्तलिफ तरीके से अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल कोई हेल्थ रिलेटेड बात कर लेंगे या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड बात कर लेंगे और कहेंगे कि जी आप क्लिक करें, वहाँ पर मेडिसिन के स्पेलिंग गलत लिखे होंगे, मॉर्गेज के गलत लिखे होंगे। इसी तरह से अनयूजुअल ईमेल डॉटिंग भी मुझे सपोज पता चल सकती है किसी तरह, और ये भी पता चल सकता है स्पैमिंग ईमेल्स में आमतौर पे फॉर्मेटिंग बड़ी अजीब सी होती है एक तो, और दूसरा कभी कभी डॉट्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुए होते हैं, डॉट्स हुए होंगे या एक्सक्लेमेशन साइंस इस्तेमाल हुए होंगे, क्वेश्चन मार्क्स इस्तेमाल किए गए होंगे कुछ जगहों पर। तो या कॉमा का इस्तेमाल भी ज़रा सा, सेमी कॉलन का इस्तेमाल भी मैंने देखा है, वो भी ज़रा सा मुख्तलिफ हो रहा होता है मेरी जो कुछ ईमेल्स के अंदर जो कॉन्फ्रेंस और जर्नल्स की आ रही होती हैं। तो मैंने यही एरर एनालिसिस करते हुए सबसे पहले तो देखा था कि ईमेल की टाइप्स किस तरह की हैं जिसमें मिस क्लासिफिकेशन का एरर आ रहा है, और दूसरा मैं देख रहा हूँ कि अच्छा इन ईमेल्स को बेहतर क्लासिफाई करने के लिए, जो मेरा बड़ा सेट है इनको बेहतर क्लासिफाई करने के लिए मैं शायद इनमें से कोई काम कर सकता हूँ। तो मुझे पता ये चला ज़रा फर्दर एनालिसिस करते हुए कि ये ज़्यादातर ईमेल्स में 100 में से हो ऐसे रहा है कि ये जो डॉलर का सिंबल है ना, ये काफ़ी जगह इस्तेमाल हुआ है, और बाज़ जगह पे ये मुझे अनयूजुअल पंक्चुएशन भी नज़र आ रही है। तो मैं अब यहाँ से अंदाज़ा ही लगा सकता हूँ कि ये जो दो चीज़ें हैं, इन चीज़ों को अगर मैं फोकस करूँ, मैं अपने एल्गोरिथम को बता सकता हूँ कि उसने किस तरह से इस कैटेगरी की फेक जर्नल्स या कॉन्फ्रेंस वाली ईमेल्स को बेहतर तरीके से पकड़ना है इन फ्यूचर, या ऊपर जो बाकी गलतियां भी की हुई हैं मैंने, ये जो 5 वेब होस्टिंग वाली छोड़ दी गलती से या पासवर्ड स्टील करने वाली छोड़ दी, वो भी मैं डिटर्मिन कर सकता हूँ इन चीज़ों के ज़रिए। डेलिब्रेट स्पेलिंग हो सकता है यहाँ पे मैं लग रहा हो कि ये कोई इतना ज़्यादा अच्छा डिस्टिंग्विशिंग फीचर नहीं है, लेकिन पंक्चुएशंस और डॉलर का सिंबल जो है बड़ा डिस्टिंग्विशिंग फीचर है। तो इस तरह से मैं एरर एनालिसिस करके अपने एल्गोरिथम को इम्प्रूव कर सकता हूँ। अब हम अपने एल्गोरिथम को कुछ नई चीज़ें सिखा रहे हैं। हमने कुछ एरर एनालिसिस किया, एरर एनालिसिस करके हमें समझ आया, तो हम एल्गोरिथम को बताना चाह रहे हैं कि अब ये भी देखा करें। अब देखते हुए अंदाज़ा ये हुआ कि देयर आर मल्टीपल वेज अ पर्टिकुलर वर्ड इज़ यूज्ड इन ईमेल्स। अब हमें समझ ये नहीं आ रही कि हमें इतना पता है कि डिस्काउंट का लफ्ज़ जहाँ पर आ रहा है वहाँ पर काफ़ी सारे जो ईमेल्स हैं वो उनको स्पैम लेबल होना चाहिए। सपोज हमें पता चल गया किसी तरह से, हमने डेटा में से निकाला, सपोज हमें डिसाइड कर लिया कि हम डिस्काउंट के लफ्ज़ को ऐसे ही लेंगे, लेकिन अब हमें नहीं पता डिस्काउंट को किस तरह से इस्तेमाल किया गया। कोई डिस्काउंटेड कर देगा, कोई डिस्काउंटिंग कर देगा, कोई डिस्काउंट्स को इस्तेमाल करेगा। तो अब हमें कैसे हम इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को कि हम इनको एक वर्ड के तौर पर ट्रीट करें या ना करें। डिस्काउंटेड बाज़ का तो हो सकता है कि वो बहुत कम ईमेल्स में इस्तेमाल हुआ है, लेकिन वो जो जिन ईमेल्स में वो इस्तेमाल हुआ है वो स्पैम नहीं थी,
बाकी जगहों पे जहाँ पर डिस्काउंट या डिस्काउंट्स इस्तेमाल हुआ वहाँ पर वो स्पैम थी। अब हमें समझ नहीं आ रही कि हम इसको सेम वर्ड के तौर पर ट्रीट करें या ना करें। तो ये कैसे पता चलेगा हमें कि ये इसको ट्रीट करने से फ़ायदा होगा या नहीं होगा? एक तो यहाँ पर चीज़ हम बताता चलूँ कि इनको एक तरह से ट्रीट करने के लिए हम कोई ना इसको इस चीज़ को कहते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में स्टेमिंग, यानी डिस्काउंटिंग, डिस्काउंटेड, डिस्काउंट्स, डिस्काउंट, इन सबको एक ही वर्ड ट्रीट किया जाएगा स्टेमिंग के ज़रिए। स्टेमिंग के मल्टीपल सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं। हम इनमें से कोई भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके अपने डेटा को इस तरह से बदल सकते हैं, अपनी यानी ईमेल्स का जो डेटा हमने बनाया हुआ है उसके अंदर हम तमाम के तमाम इन वर्ड्स के लिए एक ही लफ्ज़ डाल देंगे, जो हमारा स्टेमर होगा वही हमारे सारे काम कर देगा। अच्छा, अब हम एरर एनालिसिस से हमें इतना तो पता चल गया कि ये डिस्काउंट का लफ्ज़ बाज़ जगह पे आ रहा है और डिस्काउंटिंग का भी बाज़ जगह पर आ रहा है। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि इसके इस्तेमाल यानी स्टेमिंग सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल के बाद जब डेटा को चेंज कर लिया तो अब हमारा एल्गोरिदम पहले से बेहतर परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा? ये पता करना ज़रा सा मुश्किल है। यहाँ पे शायद एरर एनालिसिस के ज़रिए पता ना चल जाए हमें कुछ भी। यहाँ पे क्या तरीका है हमारे पास करने का तरीका ये है कि हम विद स्टेमिंग एंड विदाउट स्टेमिंग अपने एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस देखें। अभी परफॉर्मेंस हम कैसे देख सकते हैं, ये हमने लास्ट टाइम काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। हम कोई रियल इवैल्यूएशन मैट्रिक्स जो रियल वैल्यूड हो वो ले लेंगे और वो एक मैट्रिक होगा तो हम उसकी बेस पे कंपैरिजन भी कर सकेंगे। मल्टीपल मैट्रिक्स होंगे तो फिर हमें कंपैरिजन करना मुश्किल होगा, फिर हमें वही जैसे हमने एफ स्कोर को कंबाइन करके लिया था फिर इस तरह से कुछ चीज़ करनी पड़ेगी। तो वंस वी हैव समथिंग इन आवर माइंड कि हम ये ट्राई करें या ना करें, हम ट्राई करने से फ़ायदा हमें होगा कि नहीं होगा, तो अब हमें कंपैरिजन के लिए कोई ना कोई मैट्रिक चाहिए होगा। ये इससे हम पता चलता है कि न्यूमेरिकल इवैल्यूएशन कितना फ़ायदा है, उसकी कितनी सिग्निफिकेंस है। तो हम ऐसे मौके पे क्रॉस वैलिडेशन के टाइम पर आकर हम क्रॉस वैलिडेशन डेटा को इस्तेमाल करते हुए हम ये न्यूमेरिकल इवैल्यूएशन करेंगे अपने एल्गोरिथम की और फिर देखेंगे कि जी विद समथिंग जो कि हम अपने एल्गोरिथम को कहना चाहते हैं कि ये फॉर एग्जाम्पल हमने कोई रूल बनाया है, उस रूल को इस्तेमाल करने के बाद एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस क्या आती है और उस रूल को इस्तेमाल किए बगैर एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस क्या आती है। तो ये हम एक न्यूमेरिक इवैल्यूएशन मेट्रिक के जरिए कर रहे होंगे। सपोज हमने मिस क्लासिफिकेशन रेट को या किसी भी इस तरह के एरर मेट्रिक को हमने चूज़ कर लिया। जब हमने उसको चूज़ किया तो हमें पता चल जाएगा कि विदाउट स्टेमिंग फॉर एग्जांपल 10% एरर आता है और विद स्टेमिंग 5% एरर आता है। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्टेमिंग का हमें फ़ायदा हो रहा है। तो जो न्यूमेरिकल इवैल्यूएशन है ये बड़ी यूज़फुल हो जाती है फिर हमारे लिए। तो न्यूमेरिकल इवैल्यूएशन कर लेना हमें ऐसे मौके पर हमारे काम आ जाता है जब हम एरर एनालिसिस से कुछ फ़ायदा नहीं ले सकते। ऐसे एक और छोटी सी एग्जांपल कि सपोज मैं कहता हूँ कि जी अपर और लोअर केस लेटर्स को या अपर एंड लोअर केस में लिखे गए अल्फाज को मैं डिस्टिंग्विश करूँ या ना करूँ, क्योंकि बाज़ का स्पैम ईमेल्स के अंदर काफ़ी सारे अपर केस वर्ड्स लिखे हुए होते हैं। तो सपोज मैं ये ट्राई करना चाह रहा हूँ। अब वंस अगेन मुझे इवैल्यूएशन मैट्रिक लेना पड़ेगा कोई ना कोई, और मैं उस इवैल्यूएशन मैट्रिक पे सपोज मैं वंस अगेन इस क्लासिफिकेशन रेट ले लेता हूँ। तो वो न्यूमेरिकल इवैल्यूएशन जब मैं करूँगा तो मिसाल के तौर पर मैंने स्टेमिंग इस्तेमाल कर ली, मेरा एरर 5% पर आ गया। अब मैंने अपर एंड लोअर केस अल्फाज के बेस पे भी अपने एल्गोरिथम को कहा कि जी वो लेबलिंग करना शुरू कर दे। ये किया तो मैं इसी इवैल्यूएशन मैट्रिक को इस्तेमाल करते हुए अंदाज़ा लगाता हूँ, मुझे पता चलता है कि जी ये तो मेरा एरर 6% हो गया। तो अब मेरे लिए डिसाइड करना आसान है कि मेरा एरर एक्चुअली इंक्रीज हुआ है बाय यूजिंग दिस डिस्टिंग्विशिंग अपर एंड लोअर केस रूल। इससे मुझे पता क्या चला इस इवैल्यूएशन से, इस न्यूमेरिकल इवैल्यूएशन से, इससे मुझे पता ये चला कि मुझे अपने एल्गोरिथम को क्या क्या बताना है और क्या क्या नहीं बताना, कि वो अपनी लर्निंग में क्या चीज़ एम्बेड करे और क्या एम्बेड ना करे। अब इन तीन वैल्यूज़ के बाद 10, 5 और 6% की वैल्यूज़ के बाद मैं कहूँगा कि मेरा एल्गोरिथम स्टेमिंग को इस्तेमाल करे और अपर और लोअर केस लेटर्स में डिस्टिंग्विश मत करे। तो हमने देखा ये अभी तक कि कोई भी मशीन लर्निंग सिस्टम डिज़ाइन करते हुए सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि उस प्रॉब्लम को समझ के, उसके फीचर्स को समझ के, उनकी टाइप ऑफ डेटा को समझ के हमें जो भी सूटेबल एल्गोरिथम मिलता है जो सिंपल सा हो उसको इम्प्लीमेंट कर लेना चाहिए। इम्प्लीमेंट करने के बाद
हमें उसकी कर्व्स प्लॉट कर लेनी चाहिए जो क्रॉस वैलिडेशन एरर की और ट्रेनिंग एरर की कर्व्स हैं। वहाँ से हमें अंदाज़ा लगाना चाहिए कि हमारा एल्गोरिथम बायस से सफ़र कर रहा है या हमारा एल्गोरिथम वेरिएंस से सफ़र कर रहा है। उसकी बिना पर जो उसका सोल्यूशन है, जो उसकी रेमेडी है, वो अप्लाई कर लेनी चाहिए। वो अप्लाई करने के बाद एल्गोरिथम को मज़ीद इम्प्रूव करना है उसको, तो उसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, उसको मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए हमें एरर एनालिसिस करना चाहिए। एरर एनालिसिस करने का मतलब है कि हम अपने एग्जांपल्स को जाकर देखेंगे हमारा एल्गोरिथम कहाँ कहाँ पर एरर कर रहा है। उसके हिसाब से हम अपने एल्गोरिथम को नए फीचर्स या नए तरीके से इनपुट देने का कोई पॉसिबिलिटी निकालेंगे। हमारा एल्गोरिथम इम्प्रूव हो रहा है और हमारे जहन में एक ऐसी चीज़ आई कि एक और चीज़ ट्राई करते हैं एल्गोरिथम में, एक और नया रूल ट्राई करते हैं, एक और नई कंडीशन ट्राई करते हैं। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो कंडीशन काम कर रही है नहीं कर रही है? उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपने जो हमारे न्यूमेरिकल एवेल्यूशन के तरीके हैं उनको इस्तेमाल करेंगे। जो हमारे रियल वैल्यूड एट्रीब्यूट्स एवेल्यूशन एट्रीब्यूट्स हैं, एवेल्यूशन मैट्रिक्स हैं, उनको इस्तेमाल करेंगे और हम अपने एल्गोरिथम को विद द कंडीशन जो हम चूज़ कर रहे थे एंड विदाउट द कंडीशन टेस्ट करके देख लेंगे और उसकी बेस पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें ये कंडीशन इस्तेमाल करनी है या नहीं करनी, या ये डिसीजन इस्तेमाल करना है या नहीं करना। आगे जाके देखते हैं कि हमने व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ अमाउंट ऑफ डेटा इन मशीन लर्निंग। अमाउंट ऑफ डेटा ज़्यादा हो तो क्या उससे कोई फ़ायदा होता है हमारे पास? अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग डेटा कम हो तो क्या क्या नुकसान हो सकता है या उससे कम फ़ायदा होता है नहीं होता? इसके बारे में बात करते हैं अगली वीडियो के अंदर।